नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। आज मैं आया हूं हमारी विशेष पेशकश के साथ जिसका नाम है राजनीति की हलचल। दर्शक मित्रों, राजनीति दो शब्द का एक समूह है, राज और नीति। जिसका मतलब करें तो राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। अर्थात नीति विषयक द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने को राजनीति कहलाता है। आज दर्शक मित्रों, अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्ष ने अपनी गोटियां सहेजनी शुरू कर दी है, तो भाजपा ने भी उन नए क्षेत्रों पर फोकस किया है जो उसके लिए अलंघ्य रहे और लेकिन उनके भविष्य में सियासत की तस्वीर मैदानी स्थिति पर निर्भर है, कागजी आंकड़ों पर नहीं। अचानक जैसे चौराई बजने लगी, हवाई कई दिशाओं से एक साथ सीटियां बजाने लग गए और इसी के साथ, जी हाँ दर्शक मित्रों, राजनीतिक सरगर्मियों की ऐसी तेज हवा अभी कुछ महीने से पहले तक अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल था। उसी बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर धुआंधार जीत से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही कारवा दिखाया था कि वह इतनी अजय है कि कोई वहां पर मुगालत में न रहे। डिटेल कुछ ऐसी मेरे पास सामने आई है कि आज हम लोग पूरे स्टेट का एक विवरण करेंगे। विपक्ष में हर जगह सन्नाटा वहां पर पसर गया था, तो उसकी तकरीबन साल भर पहले 2021 की मैं बात करूंगा तो 2021 में पश्चिम बंगाल में भारी जीत से उत्साहित ममता बनर्जी के तेवर भी ठंडे पड़ने लग गए थे। इसी बीच कांग्रेस ने अपने गढ़ पंजाब को भी बुरी तरह से गंवाने के बाद निराशा और वहां पर बिखराव के दौर से बुरी तरह से पस्त थी। अब बात की जाए तो वहां पर भाजपा के हाथों नहीं, आम आदमी के पार्टी से वो हारी थी। डिटेल कुछ ऐसी मैं आपको बोलूंगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना में दो फाड़ से शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की और महाविकास की अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसी बीच आपको भी पता है कि भाजपा का परचम सबसे ऊंचा लहराने लग गया है और लहरा रहा है। तो इसी बीच इस सरकार की केंद्रीय एजेंसियां भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों पर खास करके विपक्ष से जुड़े लोगों पर छापों का सिलसिला तेज कर चुकी थी। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई। लेकिन फिर से एक बार बात करें तो फिर पिछले महीने ही अगस्त की बात करूं तो अगस्त में बिहार में नीतीश कुमार भाजपा का साथ वहां पर छोड़कर फाट कर वापस राष्ट्रीय जनता दल मीन्स के राजदा में कांग्रेस वामपंथी दलों के महागठबंधन की सरकार बना लेने थे। इसी बीच एक साथ तो फिजा बदली और नीतीश विपक्ष को एकजुट करने के दिल्ली वहां पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस में जैसे आग उठती है, इसी तरीके से उस तरीके से राजनीतिक मुकाबले और खुद की पांत में बिखराव को समेटने की राह जुट जाती है और भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और शायद एक ही बात होगी कि शायद विश्वसनीयता साबित करने के लिए कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों, छिटपुट जन आंदोलन वाली सक्रिय लोगों को भी जुटा लेते हैं शायद। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा तेलंगाना के राष्ट्र समिति मीन्स के टीआरएस, उनका नाम छोटा सा ले तो टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव तो इतने तेवर में आ जाते हैं कि भाजपा मुक्त भारत का नारा उछाल देते हैं। तो क्या वाकई कुछ ऐसी फिजा बदली है? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी वायरल हो रहा है कि वाकई बीजेपी के सामने क्या ऐसी कुछ फिजा बदली है कि विपक्ष के नेता अजय को लगती है कि भाजपा को चुनौती देने की ताकत का एक एहसास करने लग गए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी जो वायरल होता है कि भाजपा को चुनौती देने की ताकत का एहसास करने लग गए हैं ये लोग। कहीं यार विपक्ष की वहाँ पर कहीं यहाँ पर एक बात करें तो विपक्ष के नेताओं में अपनी ताकत का नया एहसास या आत्मविश्वास के बदले अपनी सियासी वजूद को बचाए रखने की कवायद तो भर नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी वहां पर सियासी मसले को चल रहा है। इसी बीच में एक बात करूं तो विपक्ष के उभरते चेहरे की मुझे अब बात करनी है कि विपक्ष के उभरते चेहरे की बात करें तो इधर नीतीश कुमार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी।
इन दिनों से जो कुछ भी बातचीत हुई है उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत डिटेल आपको सुनाऊंगा और बात करेंगे कि जो स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। तो सवाल और भी काफ़ी कुछ है, मगर ज़रा गौर से अपन देखें कि देखिए तो विपक्ष में कौन सी ताकत ने फिलहाल ज़्यादा सक्रिय दिख रही है, उसके बारे में हम लोग एक स्टेटमेंट लेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी देश तो छोड़िए, अपनी पार्टी में ही अपनी सियासी हैसियत साबित करने में जुड़े हुए हैं। तभी नीतीश कुमार हाल में भाजपा से दोबारा कट्टी कर आए और उन्होंने खुद को कुछ तो साबित करना ही नहीं है। और इसी बीच फिर उम्र भी उनकी 71 साल मीन्स 71 साल के वो अब हो चुके हैं, 71 साल पार करते रही है। तो अब अपनी सियासी महत्वाकांक्षा अगर कुछ है तो पूरा करने के लिए वक्त का बिता जा रहा है। डिटेल कुछ ऐसी यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आया हुआ है कि यही हाल राकपा के शरद पवार का भी ऐसा ही कुछ हाल है, जिन्हें बुढ़ापे की उम्र में के साथ महाराष्ट्र में उस सरकार को जबरन गिरा देने के लिए उसी के साथ भाजपा के कथित ऑपरेशन लोटस का दंश भी साल वहाँ पर रहा होगा, कि जिसके सूत्रधार थे वो वहाँ पर जो उनको जो है वो सूत्रधार माना जाता था। इसी बीच चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में भाजपा की चुनौती से निपटने के लिए किसी बड़े अफसाने की दरकार हो सकती है, लेकिन क्या वो दरकार हो सकती है, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके से बंगाल की एक बात करें तो इसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी भगवा दल की चुनौती से 2-4 है। तो वहीं और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, और सभी के आगे चुनौतियां भगवा दल की ही मानी जाती है और भगवा दल की ही है। अब बात करें कि क्या इन सब के भीतर सिर्फ अपनी सियासी बाजी की ही हरी करने के लिए या कुछ फितरत है। बात करें कि यह सबसे इन सब के भीतर सिर्फ अपनी सियासी बाजी ही हरी करने की कुछ फितरत है। क्या वे देश, संविधान, नागरिक अधिकारों, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की और लोगों के महंगाई की ओर, या फिर बेरोजगारी की ओर, या फिर बात करें कि अर्थव्यवस्था से निजात दिलाने की और बात करें तो ये सब लोग क्या कार्य कर रहे हैं, उनका कोई मायना है या नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर से सोशल मीडिया में भी अभी वायरल हुआ है कि इनका कोई मायना है, ये सभी जो विरोध पक्ष के दल है, विरोध पक्ष के नेता है, तो उनका मायना क्या है। अब मैं एक बात करूं तो आइए मैं आपको सबसे पहले आगे कुछ सियासी मसलों के बारे में बात करें तो आइए मैं सबसे पहले आपको नीतीश कुमार का एक भाषण सुनाता हूं, जिसमें वो सबको साथ लेकर भाजपा पर टूट पड़ने की बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं नीतीश कुमार का एक आपको वीडियो सुनाता हूं। जिसे चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए। अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा। सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में, और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। एकजुट होना बहुत जरूरी है, तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारा निजी कोई च्वाइस नहीं, हमारा बस एक ही च्वाइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। चुना जाएगा, आपस में बात करके चुना लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। हमारी बातचीत उनसे भी हो रही है और सब जो बात कर रहे हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है, बातचीत आगे भी होगी। और अभी तो कई लोगों से बात हो ही गई है, आगे भी कुछ और लोगों से सब कुछ हो जाएगा और तब जब जरूरत पड़ेगी तो एक साथ भी।
तो दर्शक ने तो देखा, नीतीश कुमार सभी जो भी विरोध दल है या विरोध पक्ष के नेता है उनको एकजुट करके भाजपा के सामने खड़े करने की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे स्टेट की बात करें या फिर बंगाल की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, तो वहां पर ममता बनर्जी के एक नए राज में भाजपा इकाई अंकों पर शायद सिमट सकती है। तो हकीकत तो यही है कि इन सभी समस्याओं से देश अभी जूझ रहा है। यही नहीं, मौजूदा सियासी आख्यान से समाज में नफरत, फिर विघटन की प्रचुर मिसालें डरावनी बनती जा रही है। इनके आंकड़ों और घटनाक्रम तथा मुख्यधारा के अधिकांश मीडिया और सोशल मीडिया पर अफसानों की एक भरमार है। डिटेल कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया पे आंकड़ों की एक भरमार लगी है, लेकिन ये पंक्तियां सिर्फ सियासी मसलों तक ही सीमित है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा के राजनीतिक सफर पर और विपक्ष से मिलने वाली चुनौतियों पर ही एक फोकस है। वैसे इतिहास तो यही है कि सत्ता जब सबसे मजबूत दिखाई देने लगे, बल्कि उसका इंतजार भी बैक ऑफ करने लगे, तो इसकी चुनौतियों पर भी बरस कुछ ऐसे तीखे अंदाज में उभरने लगती है कि वहाँ पर दुनिया में इसकी मिसालें कई हैं, लेकिन इस और भारत में भी इसकी मिसाल कई बार दिखी है। अब मैं बात करूं मोटी मिसाल के बारे में, तो मोटी मिसालें वो है कि 1972 से 77 में इंदिरा गांधी और उसके साथ 1984 और 89 में राजीव गांधी का एक दौर रहा है। चाहे उसके बाद की बात करें तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली एनडीए सरकार के दौर में भी ये जोड़ सकते हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने है कि जब लोकसभा चुनावों में इंडिया शाइनिंग के नारे की चमक से ओतप्रोत भाजपा अपनी हार पर यकीन नहीं कर पा रही थी, इसी बीच इन सभी दौर में सरकारों पर पराजय का एक बड़ा कारण अपनी ताकत पर भरपूर भरोसा और अपने गठबंधन पार्टी में टूट फूट रहा है। डिटेल कुछ ऐसी दूसरी मेरे सामने आई है कि आइए सबसे पहले डिटेल हम लोग समझे, उससे पहले गृह प्रधान अमित शाह बंगाल में क्या बोल रहे थे और उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। सबसे पहले वो वीडियो सुनते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से तो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसमें आप कुछ नहीं। तो दर्शक मित्रों, गृह प्रधान अमित शाह के स्टेटमेंट से हम लोग समझते हैं कि एक बाजू अमित शाह और नरेंद्र मोदी है और दूसरी बाजू सब विपक्ष के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार ले लो या फिर चंद्रशेखर ले लो या फिर अरविंद केजरीवाल ले लो या फिर राहुल गांधी ले लो। अब एक बात चली है तो मैं बात करूं चंद्रशेखर राव की और नीतीश कुमार जो दोनों साथ में बैठे हैं या उनके पाले में की बात करूं तो बात करते हैं तो क्या मौजूदा दौर में भी ऐसी स्थितियां दिखने लगेगी? वो भी एक क्वेश्चन मार्क है चंद्रशेखर राव की और नीतीश कुमार के बारे में। मोदी और शाह के नेतृत्व में भाजपा की ताकत में इजाफा ऐसे हुआ है जो एनडीए 1 या कहिए 2014 तक की पार्टी ने नेताओं ने भी शायद ही ऐसा सोचा होगा। आज की बात करें तो आज उसकी 70 राज्यों में अपने दम पर या सहयोग के साथ सरकार है और वही देश ही नहीं दुनिया में भी सबसे बड़ी पार्टी होने का एक दावा करती है। डिटेल कुछ ऐसी है, ये जो बात है वो भाजपा की है कि वो सबसे बड़ा दावा करती है कि देश में सबसे बड़ी पार्टी हो तो वो भाजपा सरकार है। इसी और उसकी सदस्य संख्या करोड़ों में होने का एक भी दावा वहाँ पर चल रहा है और वह कुछ बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों को छोड़कर बाकी लगभग सभी राज्यों में चुनाव न जीतने पर भी तोड़ फोड़ के जरिए सरकार बनाने का तरीका निकाल चुकी है भाजपा सरकार।
तो इसी बीच उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी एजेंडे पूरे हो गए हैं, जिन्हें एनडीए 1 के दौरान मुलतवी रखना पड़ा था, या फिर मसलन अयोध्या में राम मंदिर, उसमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक की शक्ल में समान नागरिक संहिता, ये 3 जो बात है, इसके अलावा उसके हिंदुत्व के अफसाने का भी सबसे ज़्यादा हल्ला है। अब एक बात करें कि कांग्रेस की बात करें तो हाल में कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने आरएसएस की खाकी पैंट को लेकर एक मीम चलाया होता, और वो चलाया तो रायपुर में संघ प्रचारक के सम्मेलन के समापन के दिन वो जो था वो 12 सितंबर को उसके प्रमुख नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि हिंदुत्व की स्वीकार्यता आज देश में भर है, हिंदुत्व की स्वीकार्यता जो है वो आज देश भर में चल रही है, और ख़ास बात बोले वो कि उससे नफरत करके कोई भी अपना प्रसार नहीं कर सकता है, हिंदुत्व की नफरत करके उसका कोई भी प्रसार जो है वो नहीं कर सकता है। अगर इसका पैमाना भाजपा को मिले और वोटों के हिसाब से लगाए तो 2019 में उसे सर्वाधिक 37% वोट मिले हैं, उनको जो है वो 2014 और 2019 में 37% वोट मिले हैं, यानी 63% मतदान उसके आख्यान से प्रेरित नहीं है। अगर समझा जाए तो उसकी 63% मतदान उसके आख्यान से प्रेरित नहीं है, और यही दलील विपक्ष दे रहा है कि अगर विपक्ष के वोट न बटे तो भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा को हराया जा सकता है। अब एक बात करें कि अब मैं आपको चंद्रशेखर राव क्या कहते हैं बीजेपी के बारे में, वो पहले सुनाता हूं और फिर दूसरे स्टेट में देखेंगे कि भाजपा की क्या हालत है। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ, मैंने कह दिया है, सुनिए कहिएगा वही मान भैया नहीं प्लीज, मैंने बता दिया है। तो दर्शक मित्रों, अब थोड़ी बहुत हम लोग नज़र घुमाए महाराष्ट्र की ओर, क्योंकि वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर चल रही है कि इलेक्शन का माहौल है, और महाराष्ट्र के शरद पवार के साथ सौजन्य मुलाकात भी वहाँ पर विपक्ष के नेता ने की है। तो एक बार वो हम लोग कुछ देखें तो आंकड़े हालांकि कागज़ों पर ही शोभे देते हैं और या फिर शोभा देते हैं, और विपक्ष को एकजुट करना इतना ही आसान होता तो 2019 में भाजपा की सीटें बढ़ ही नहीं गई होती। ये एक क्वेश्चन मार्क भी है, और समझने वाली भी बात है कि कागज़ों पर भी सिर्फ हम आंकड़ा देखें तो विपक्ष को एकजुट करना इतना ही आसान होता तो 2019 में भाजपा की सीटें बढ़ नहीं गई होती। लेकिन यह भी सही है कि हर चुनाव एक जैसा नहीं होता है, और हर वक्त विपक्ष की पार्टियों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। यानी संभव है कि भाजपा की अकूट वहाँ पर ताकत और विस्तार की नीयत को देखकर विपक्ष पार्टियों की रणनीति में कुछ बदलाव आए। अब वो बदलाव क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल समझे तो यही जो संकेत है वो कम से कम नीतीश कुमार और कई नेता एक दूसरे से अपने तमाम गिले शिकवे को बावजूद दे और उसके साथ ही तो क्या 2024 में कुछ और रंग देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उससे कोई दूसरा आएगा या कोई दूसरे वहाँ पर सियासी मसले होंगे। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले हम तो जहाँ तक भाजपा के मौजूदा नेतृत्व से या उसके अपने पालों में असंतोष का एक सबसे बड़ा सवाल चल रहा है तो उसके वहाँ पर हाल में पार्टी के संसदीय बोर्ड के गठन में कुछ हद तक वहाँ पर वो दिखा जा रहा है और दिखा भी है। नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात करिए तो वहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की छुट्टी से यह क्यास लगाया जाने लगा था कि वहीं पर कोई असंतोष खरबदा वहाँ पर कुछ असंतोष का मामला चल रहा है, लेकिन गडकरी ने ऐसी किसी आशंकाओं को खारिज कर दिया और वहीं पर शिवराज सिंह चौहान ने तो हाल वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की खूब प्रशंसा भी की है। अब क्यों प्रशंसा की है प्रधानमंत्री की शिवराज सिंह ने, तो इस बात पर थोड़ी डिटेल समझे तो जिसे विपक्षी दलों ने सत्ता में बने रहने की उनकी ख्वाहिश को जोड़ के रख दिया है। लेकिन राजनीति में कभी कुछ निश्चित तौर पर कहना जल्दबाजी कहलाता है।
इसी बीच इसकी उलट जहां तक सहयोगी दलों की बात करें या सहयोगी मामलों की बात करें, तो वहीं पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड के वहां पर एनडीए से निकल जाने के बाद ही उसके पास कोई बड़ा और अहमियत रखने वाला सहयोगी दल अब नहीं बचा है। डिटेल जो सहयोगी दल की मैं बात करूं, तो उसके पहले वह शिवसेना और अकाली दल से सबसे पुराने साथियों को गंवा चुका है, और अलबत्ता भाजपा यही कह सकती है कि शिवसेना का टूटा बड़ा जो भी धड़ा जो भी उसके पास है, जिसके बूते पर महाराष्ट्र में सरकार अभी चल रही है, इसी में महाराष्ट्र सरकार की लगभग ऐसे ही हालत 2004 में होने लग गई थी, जब एनडीए के एकाधिकार सहयोगी उसे छोड़कर चले गए थे। डिटेल कुछ वहाँ पर 2004 में भी ऐसी ही थी। उसके बाद मैं बात करूं, कांग्रेस में इमरजेंसी के दौरान वहां पर जगजीवन राम ने टूटकर सीएफडी बना ली थी, और चंद्रशेखर जैसे कई टूट गए थे। डिटेल 1987 की मैं यहां पर याद दिलाऊं, तो 1987 में भी राजीव गांधी के दौरे में भी वीपीसी का टूटना और सरकार की हार का एक सबसे बड़ा कारण बना था। इधर जो अब बात करें बसपा और सपा गठजोड़ की नीति कारगर होगी या नहीं, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दूं, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्या होगा हाल, तो वो भी एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे और नेशनल न्यूज़पेपर पे वहाँ पर क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि वहीं पर उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्या होगा हाल। क्योंकि अब डिटेल जो थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में उसे पिछली बार करीब 10 सीटों का एक घाटा हो गया था, जो सभी बसपा सपा और गठजोड़ की वजह से बसपा को वहां पर खाते में चली गई थी। ये बात सबको पता है। लेकिन विधानसभा चुनावों में मिले वोटों के हिसाब से सपा गठजोड़ के काफ़ी पीछे नहीं रहा है, वो भी वहां पर दिखाई देता है। डिटेल कुछ भाजपा की करे, तो वहीं पर भाजपा से उसके वोट प्रतिशत में 2% कम वहां पर अंतर था, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में उसे अपनी स्थिति मजबूत करने की दरकार है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी दरकार है। और हाल में रामपुर और आजमगढ़ के 2 संसदीय उपचुनावों में ज़रूर उसने सपा की ये सीट जो है वो छीन ली थी। मगर सबसे बड़ी बात करूं यहाँ पर, मगर जैसे कि हाल ही में अखिलेश ने ऐसा कहा कि उसमें अखिलेश ने कहा कि भाजपा अक्सरों और चुनाव और आयोग की मदद से यहाँ पर सीट जीत गई है, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसर के लिए और ऑफिसरों के साथ मिला के और आयोग की मदद से वहाँ पर सीट उसने जीत ली है भाजपा ने। अब हम चौकस है कि मुसलमानों और यादवों के वोट न कट जा सके। डिटेल वो कुछ ऐसा बोले कि मुसलमानों और यादवों का वोट जो है वो वहाँ पर न कटे, और वहाँ पर भाजपा उत्तर प्रदेश में बसपा के त्रिकोणीय मुकाबले में फ़ायदा पाने की एक उम्मीद कर सकती है, सिर्फ उम्मीद कर सकती है। लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु वहाँ पर फिर भी अभी अड़े हुए हैं, बहुत सारे किंतु परंतु वहाँ पर अड़े हुए हैं। इसलिए भाजपा के लिए वहाँ पर उत्तर प्रदेश पर फोकस बहुत ज़रूरी हो गया है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा का फोकस बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इधर अखिलेश को भी बात करें कि अखिलेश को भी चुनौती का अंदाज़ा आ गया है, थोड़ा बहुत अखिलेश को चुनौती का अंदाज़ा आ गया है। जैसा कि वहाँ पर कथित तौर पर नीतीश की हल्के में वहाँ पर कहा कि हिंदी प्रदेशों में कमज़ोर पड़ते ही भाजपा 50 सीटों पर आ जाएगी। भाजपा वहाँ पर हिंदी बेल्ट में वहाँ पर 50 सीटों पर आ जाएगी। इसी बीच एक आने जाने से पहले मैं आपको एक लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो है वो भाजपा के बारे में क्या बोल रहे हैं और दूसरे गठजोड़ के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो एक सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं दिखाता हूं और फिर बात करेंगे पंजाब की। और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि दोबारा बाई इलेक्शन चुन करके आए। देखो भैया, आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, लालू जी कभी झुके नहीं इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, इन शक्तियों के आगे उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आज किसान मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। जो असल मुद्दे हैं बात करेंगे किसकी? मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद,
पाकिस्तान, कश्मीर। आप बताइए, किसानों का आय दुगुना करने चले थे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना चाहते थे। आज देख लीजिए, जो हमारे जवान जो सेलेक्ट हो गए थे, मेडिकल वगैरह सब हो गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, एक इन लोगों ने कानून ला करके सभी लोगों के ख्वाहिशों के अरमानों को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। किसी से ये छुपा नहीं है। 4 साल क्या चल रहा था भाई? तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, अभी समय कम है, आगे और भी जाना है। लेकिन हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ यहां आए हैं और हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो हथौड़ा मारा है, जो आखिरी हथौड़ा मारा है, उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। अरे एनडीए कहां बची? एनडीए कहां रह गया? बादल जी एनडीए में थे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, और भी कई साथी जो शिवसेना एनडीए में थी। एक एक कर सभी लोग भाग चले, क्योंकि क्या माहौल है, क्योंकि यहां बैठा हर एक शख्स देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। देश को जो ये बेचना चाहते हैं, क्या क्या नहीं बेच दिया? बेचा कि नहीं बेचा? रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, किसानों का जमीन चले थे बेचने। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है और 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं, जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के तीनों दल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या सीपीआईएमएल हो, इन सभी के नेताओं से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुलाकात करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में, सबको एकजुट करना है। और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना कि इधर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि सबको एकजुट करना है और एकजुट रह के बीजेपी को सामने दिखाना है। अब बात करनी है मुझे लास्ट में पंजाब की और साथ में कांग्रेस की। तो पंजाब में कांग्रेस में, खास करके पंजाब में कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भारी टूट फूट से भाजपा को पहली दफ़ा काफ़ी उम्मीद दिखने लगी है। तो सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद, जो उनके हटाए जाने की बात की बात करें तो उसके बाद कुछ कमज़ोर पड़ी कांग्रेस के लिए पहले अपनी बिखरते कुनबे को 2024 तक समेट रखना एक बड़ी चुनौती भी देखी जा रही है और चुनौती भी है। अब कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय करने की तैयारी में है। तो भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत 5 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, बात करें तो 5 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों जिसका नाम लिया जाए तो बलबीर सिद्धू, राणा गुरमीत सोढी, गुरप्रीत कागड़, श्याम सुंदर अरोड़ा और राजकुमार वेका और साथ ही में पूर्व विधायक फतेह बाजवा भाजपा के नए संगठन में अहम जिम्मेदारियों के साथ लोकसभा के उम्मीदवार की सूची में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच संगरूर लोकसभा वहां पर उपचुनाव में भी भाजपा ने पुराने किसी भाजपाई के बजाय उपचुनाव से चंद दिन पहले, कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों पर दाव खेल लिया। भाजपा ने वहां पर केवल सिंह ढिल्लों पर दाव खेल लिया। इसी बीच वहां यह गणित है कि पिछली बार संसदीय चुनाव में जीते और दूसरे नंबर पर है कांग्रेसियों और अकालियों को भाजपा के टिकट पर उतारा जाए। और साथ ही में राज्य में भले 13 सीट है, मगर दूसरी जगहों पर संभवित नुकसान की भरपाई के लिए एक अहम है। अब बात करें और हम लोग वहाँ पर एक
एक नतीजे पर उतरे, तो अब अंत में एक बात तो तय है, और एक बात मैं करूं तो कागजों के आंकड़े में मैदानी और मौके की सच्चाइयों के आगे शायद ही कोई टिका हुआ है या फिर टिके है। तो 2019 में भी पुलवामा हादसे के बाद हालात बदले थे। यहाँ पर पुलवामा की मैं बात करूंगा कि पुलवामा हादसे के बाद वहाँ पर हालत बदले थे, लेकिन आंकड़े भाजपा की सीटें घटने की गवाही दे रहे थे। इसी बीच नतीजा आए तो शायद भाजपा के नेता भी चौंक गए थे। उसी बीच नतीजा आया तो भाजपा के नेता भी चौंक गए थे। इसी बीच बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष अगर ज़्यादातर सीटों पर दो तरफा मुकाबला तय कर लेता है, वहाँ पर विपक्ष की बात करूँ मैं, तो विपक्ष अगर ज़्यादातर सीटों पर दो तरफा मुकाबला तय कर लेता है और ऐसा फॉर्मूला बन जाता है कि जहाँ जो मजबूत है वही लड़े, तो तस्वीर बदल भी सकती है, वहाँ पर तस्वीर भी बदल सकती है। अब देखा जाए आगे क्या होता है और देश की सियासत जो है वो किस दिशा में जाती है। हम लोग कुछ ना कुछ नज़र रखेंगे और वहाँ पर कौन से नेता क्या बोल रहे हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।